Hello, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics O Levels. As you know that we have recently started a past paper series. इस क्लास में भी हम एक past paper attempt करेंगे and this is paper 1. ठीक है, पेपर 1 में आपको 40 MCQs मिलते हैं. ठीक है, और आपने विद इन 1 आवर इस पेपर को कंप्लीट करना होता है. याद रहे कि आप कोई भी टॉपिक स्किप करके नहीं जा सकते. जो टॉपिक स्किप करोगे उसी में से क्वेश्चन नज़र आ जाएगा. ठीक है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे टॉपिक्स करें बिकॉज वो सम भी और दी अदर सारे टॉपिक्स को टच ज़रूर करता है. राइट, सो गेयर अप कर ले और कोशिश कीजिएगा कि ये पेपर पहले आप लेट्स सपोज अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो पहले क्वेश्चन खुद से कर लो और बाद में यहाँ से सोल्यूशन देख लो. तो आप वीडियो को बार बार पॉज कर सकते हो. राइट, सो द पेपर दैट वी विल डू इन दिस क्लास इज द लेटेस्ट पेपर. ठीक है, वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर विच इज May June 2023. द वेरिएंट इज 1-2. Let's start the paper. So you have this question number 1. In this experiment, a ball is rolled down a curved track that is about half a meter long. ठीक है, half meter long track है और curved track है. Centimeters में this value is 50 centimeters, right? Which measuring device is used to measure the length accurately? ठीक है, मीटर रूल. हम मीटर रूल को बच्चों कर्व सर्फेसिस के लिए यूज नहीं करेंगे. कर्व सर्फेसिस के लिए मेजरिंग टेप यूज करते हैं. राइट, माइक्रोमीटर भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसकी रेंज बहुत कम होती है. 2.5 सेंटीमीटर्स होती है विच इज़ अ स्मॉल रेंज. ठीक है, माइक्रोमीटर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है जहां पर आपको हाई प्रिसीजन चाहिए होती है. अब नेक्स्ट यू हैव स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच टाइम मेजर करने के लिए यूज होती है जो कि आप बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो. और द नेक्स्ट वन इज tape measure. Yes, we will use a tape measure for the curved surfaces. Right, let's straight away move on to the next question, which is question number 2. Which row describes acceleration, displacement, distance and speed? ठीक है, but you have to differentiate between the vectors and scalar in this part. So vectors have direction and scalars have no direction. The acceleration has direction, it is vector quantity. Displacement is also vector quantity, and distance and speed are scalar quantities. So answer is vector, vector, scalar, scalar. The right answer is option D. Okay, the next one. What is the size of resultant force of these two vectors? One of the force is 3, the other one is 4, and they are perpendicular to each other. जब भी forces perpendicular हो, resultant का magnitude find out करने के लिए आप apply कर सकते हो Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem apply करें, resultant square is equal to 3 square plus 4 square. यहां से आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर आ रहा है 5 न्यूटन. और याद रहे कि ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये बार बार आया हुआ है. ठीक है, 100 बार आया हुआ है ये वाला सवाल. ठीक है, अगर आपने इसकी करेक्ट डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है उस केस में आप हेड टू टेल रूल से पहले वेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन प्रिडिक्ट करेंगे. राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. This is question number 4, and in this question the curved line on the distance time graph shows the motion of a toy car. Straight line is tangent to the curve at 10 seconds. ठीक है, 10 seconds के ऊपर उसने एक tangent line draw कर दी है. What is the speed of the toy car at 10 seconds? अच्छा बच्चों, अगर आप ओवरऑल ग्राफ को देखें, this overall graph is a curve, लेकिन कर्व पे अगर आपने जिस पॉइंट पर स्पीड फाइंड करनी है उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि उसने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है, और उस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा वही उस पॉइंट का भी ग्रेडियंट होगा. फॉर दैट यू कैन कंसिडर 2 कोऑर्डिनेट्स अलोंग दैट स्ट्रेट लाइन. वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज 20 अलोंग विथ 9, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 0 and 3. याद रहे पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है और बाद में y कोऑर्डिनेट लिखना है. तो आप लोग लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है y2 minus y1 divided by x2 minus x1. राइट, 9 minus 3 divided by 20 minus 0. राइट, सो दिस विल बी रिटन एज 6 divided by 20. आप इसको लिख सकते हो 3 divided by 10 which is 0.3 meters per second. आंसर इज ऑप्शन A. राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. The diagram shows 4 balances W, X, Y and Z. पहला स्प्रिंग बैलेंस है, दूसरा टॉप पैन बैलेंस है जो अक्सर आप शॉप्स पे देखते हो. नेक्स्ट जो है वो लीवर आर्म बैलेंस है, और जो नेक्स्ट है वो है 2 पैन बैलेंस जिसपे आप कंपैरिजन
कंपैरिजन मेथड से वेट फाइंड आउट करते हो, मास फाइंड आउट करते हो. विच डायग्राम शोज which balances also measure the mass accurately when used on moon. अच्छा बच्चों, मून पर तो वो यूज होगा जिसमें कंपैरिजन मेथड है. तो कंपैरिजन मेथड वाले दो हैं, ठीक है, एक y और एक z. ठीक है, y एंड z. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. तो w और x को क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज उनको कैलिब्रेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ. राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 6. A spacecraft carries a probe to Mars where the gravitational field strength is 3.7 newtons per kg. The weight of the probe on Mars is 370 newtons. The gravitational field strength on Earth is 9.8 newtons per kg. What are the mass and the weight of the probe on Earth? ठीक है, तो सबसे पहले आप मार्स के ऊपर W इक्वल्स mg लगा के ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करें. सो मार्स के ऊपर W इक्वल्स mg अप्लाई करो. ठीक है, जी कितनी है मार्स के ऊपर? 3.7. सो वेट ऑन मार्स इज 370. मैस आपने जनाब फाइंड करना है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 3.7. यहां से आपके पास मैस की वैल्यू आ जाएगी 370 डिवाइडेड बाय 3.7. कैलकुलेटर से पहले माइंड में कर लिए, 100 kg आंसर आ रहा है, विच इज इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. ठीक हो गया. इसके बाद क्या करना है, आपने वेट फाइंड आउट करना है. सो वेट ऑन अर्थ के लिए आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे, W इक्वल्स mg, बट दिस टाइम ऑन अर्थ. तो जब आप अर्थ पे इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी अर्थ की ही कंसिडर करनी है. आप लोग लिखेंगे, मैस की जगह लिख दें जो आपने मैस फाइंड आउट किया है 100 और g की वैल्यू इज 9.8. यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 980 न्यूटन्स. 980 न्यूटन्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. Right? Okay, the next question, question number 7. A student determines the density of liquid. तो बच्चों density का फॉर्मूला क्या है? Density of liquid is equal to its mass divided by its volume. ठीक है? Which equipment does student use? A balance and ruler. बच्चों रूलर से तो आपके पास लेंथ आ सकती है, आपके पास वॉल्यूम नहीं आ सकता. A balance and measuring cylinder. Yes, measuring cylinder से वॉल्यूम आ सकता है. अ बीकर एंड मेजरिंग सिलेंडर, नो, दोनों से वॉल्यूम आ सकता है. मैस कैसे मेजर करोगे? अ रूलर एंड बीकर. रूलर से मैस नहीं आ सकता, तो मैस के लिए जनाब आप यूज कर लो बैलेंस, और वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप यूज कर लो मेजरिंग सिलेंडर. सो आपके पास मैस भी आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगी, और मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से डेंसिटी भी आ जाएगी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. राइट? ओके. Question number 8. Newton's third law describes a pair of forces. जी बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, एंड एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. विच रो शोज whether the two forces are the same type and whether they act on the same object. जी बच्चों, the types of force in pair. जी बच्चों, जो फोर्स इन पेयर होती हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है. ठीक है, एंड एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं स्विमिंग करते हुए टर्न लेता हूं, तो मैं अपने फीट से स्विमिंग पूल की वॉल को पुश करता हूं. ठीक है, सो द एक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पूल की वॉल, एक्शन फोर्स, और इन रिएक्शन फोर्स मेरे ऊपर एक्ट करती है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. सो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार इज सम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस. विच factors affect the braking distance? Speed of the car, yes.
स्पीड ऑफ द कार ज़्यादा होगी तो ब्रेकिंग के दौरान आप ग्रेटर डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, टायर्डनेस के ऊपर थिंकिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। कंडीशन ऑफ रोड, यस, अगर रोड स्लिपरी है, ठीक है, तो आपका जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा बिकॉज स्लो ब्रेकिंग होगी। ठीक है, सो टिक, क्रॉस और टिक, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू deformation. A load extension graph of a spring is shown. Which point is the limit of proportionality for the spring and what is the spring constant equal to? जी बच्चों, आपके पास लोड एक्सटेंशन ग्राफ है। लोड को आप फोर्स भी कह सकते हो, एक्सटेंशन को आप ई भी कह सकते हो। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपके पास कैसे आता है? फोर्स ओवर एक्सटेंशन से। फोर्स इज प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस, extension is plotted along x-axis, which is also equal to the gradient of the graph. So gradient is clearly giving you the value of spring constant, और आपके पास याद रखना इस gradient को आपने वहां तक लेना होता है जहां पर आपका limit of proportionality होता है, which is up to point Q, because वहां तक आपकी force extension graph is a straight line. So limit of proportionality obey हो रही है point Q तक। ठीक है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ विद इन द लाइन पी क्यू। ठीक है, बिकॉज पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मीटर रूल भी है, वो कहां से बैलेंस होता है? यूनिफॉर्मली शेप ऑब्जेक्ट है ना, वो 50 सेंटीमीटर मार्क से ऐसे बैलेंस हो जाएगा। वाई? बिकॉज 50 सेंटीमीटर मार्क जो होता है वो एक मीटर रूल का मिड पॉइंट होता है, राइट? द ऑब्जेक्ट वेइंग 40 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन द बीम एट 20 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, 20 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर आपने एक 40 न्यूटन का वेट प्लेस कर दिया टू द लेफ्ट ऑफ द पिवट एज शोन। विच फोर्स एंड पोजिशन बैलेंसेस द सिस्टम? अच्छा बच्चों, आप देखें कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपने 40 न्यूटन का वेट प्लेस किया है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा अबाउट दिस पिवटल पॉइंट, जिसको मैंने पी लिखा है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, ये आ जाएगा 800 न्यूटन सेंटीमीटर्स, बिकॉज मैंने सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज ये एमसीक्यू है। तो आपको जनाब क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करना है जिसका मैग्नीट्यूड 800 होना चाहिए। उसके लिए आप एक मैस को प्लेस करेंगे पिवट से राइट साइड के ऊपर। ठीक है, सो विच फोर्स एंड विच पोजीशन इज द करेक्ट? तो आप 20 एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, 20 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड्स 40 सेंटीमीटर्स टू द राइट। वो कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर आप एक 20 न्यूटन का ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ये आपके पास 40 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस। ठीक है, ये भी कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 20, इसका मोमेंट भी 800 न्यूटन सेंटीमीटर्स है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कंप्लीटली बैलेंस आउट कर रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अलर्ट हो जाए थोड़ा सा बच्चों। हमने शुगल में मजाक में 11 एमसीक्यूज कर लिए हैं, पीछे रह गए सिर्फ 29 एमसीक्यूज, राइट? क्वेश्चन नंबर 12। अ वर्कर पुल्स अ रोप, ठीक है, विद द फोर्स P थ्रू डिस्टेंस D इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एज शोन। जी बच्चों, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एज यू कैन सी दिस इज फोर्स P, और इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। ठीक है, दिस कॉजेज ब्लॉक ऑफ वेट W टू मूव वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रू हाइट H। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन? जी बच्चों, जितना वर्क आपने किया है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करें। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। जनाब, आपने फोर्स अप्लाई की है जिसका मैग्नीट्यूड P है,
और उसके रिजल्ट में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है along the direction of force, parallel to the force. That distance covered is d. So your answer must be option PD, where P is force and D is distance. So the right answer is option B. ठीक है, next question देखें. A battery is connected in a circle to light a lamp. ठीक है, what is the energy stored in a battery? जो बच्चों बैटरी के अंदर जब भी एनर्जी स्टोर होती है तो वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. याद रखना, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ये आसान था, ये मानना पड़ेगा आपको. अगला क्वेश्चन देखें. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस? कि इनकी कोई शेप नहीं होती, डेफिनेट शेप नहीं होती. एक तो ये प्रॉपर्टी है, दे कैन फ्लो. देखते हैं कि कौन सा आंसर है. दे ऑलवेज फिल देयर कंटेनर. नहीं, लिक्विड कंटेनर को फिल नहीं करता. अगर आप बॉटल को पार्शली फिल करते हैं तो बाकी जो बॉटल है वो एम्प्टी रहती है, कंप्लीटली फिल नहीं होती. हाँ, गैस फिल कर सकती है. दे आर इनकम्प्रेसिबल. नो, गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. ठीक है, दे कैन फ्लो, यस, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स. ठीक है, दे हैव पार्टिकल्स इन फिक्स पोजिशन. नो, ना लिक्विड के फिक्स पोजिशन है ना गैसेज के फिक्स पोजिशन है. सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दैट दे कैन फ्लो. ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15. In an experiment, the volume of gas in cylinder is measured as pressure of the gas is increased. बच्चों याद रखना, जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा. ये देखिए, ये आपके पास गैस है. ठीक है, आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो. ठीक है, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. सो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, what is the possible explanation of these results? Option A is after the pressure is doubled the gas starts leaking into the cylinder. नहीं, लीकेज का तो उसने कहीं बताया ही नहीं हुआ. after the pressure is doubled the gas starts to leak out of cylinder. क्यों ऐसा इस वजह से हो रहा है बच्चों? यहां पर तो देखें, जब आपने प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हुआ. जब प्रेशर आपने ट्रिपल किया तो प्रेशर को होना चाहिए था 5 × 10⁻⁵, लेकिन यहां पर प्रेशर 5 की बजाय 6 है. ठीक है, और उसके बाद जो आपने जब इसको 4 टाइम्स किया प्रेशर को, ठीक है, तो वॉल्यूम को 4 टाइम्स रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम 4 टाइम्स रिड्यूस नहीं हुई, 4 से ज्यादा रिड्यूस हुई है. सो आफ्टर द प्रेशर इज डबल गैस स्टार्ट्स टू लीक. इसी वजह से जो उसका प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है. दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द डायग्राम शोज एग्जांपल्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर में फर्स्ट में आप पी में देख सकते हो कि थर्मल एक्सपेंशन किस में होती है? फ्लूइड में, जो कि इसके अंदर इंक्लूड होता है आइदर इट इज मर्क्यूरी और इट इज डाइड अल्कोहल. ठीक है, और सेकंड जो एक्सपेंशन है, क्यू जो एक्सपेंशन है, उसमें आप एक हेयर ड्रायर से एक्सपेंशन ऑफ टाइटेड ऑफ ग्लास कंटेनर कर रहे हैं. ठीक है, और लास्ट जो है केस आर. ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ अ लॉन्ग मेटल बीम सपोर्टिंग द रूफ. इन विच डायग्राम थर्मल एक्सपेंशन इज यूजफुल? जी बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन जो यूजफुल है वो ऑप्शन पी में है. ठीक है, ऑप्शन क्यू में है. पी में क्यों यूजफुल है? पी में इस वजह से यूजफुल है बिकॉज आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो. क्यू में क्यों यूजफुल है? क्यू में इस वजह से यूजफुल है कि आपका गोल है कि लिड ओपन हो जाए, जो कि टाइट था अब इजीली ओपन हो जाएगा. आर में ऐसा उसका कोई यूज नहीं है बिकॉज मेटल बीम जब एक्सपैंड करेंगी देयर इज अ चांस के जो एक स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पी एंड क्यू ओनली. लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. Which statement about copper explains why it is better thermal conductor than glass? जी बच्चों, जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्शन. तो बस यही आंसर है, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18.
विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इन द लिक्विड बाय कन्वेक्शन। जी बच्चों, कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होती है और फ्लूइड्स में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, बिकॉज कन्वेक्शनल करंट्स से एनर्जी अपवर्ड ट्रांसफर होती है। अ डिक्रीज इन इट्स डेंसिटी कॉजेज हीटेड लिक्विड टू राइज। बिल्कुल, जब डेंसिटी कम हो जाती है हीटेड ऑब्जेक्ट की, वो एक्सपैंड करते हैं, उनकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है एंड दे राइज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Let's have a look at question number 19. Which characteristics describe the image formed by a plane mirror? बच्चों याद रखना, प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनता है वो अपराइट होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल होता है, सेम साइज का होता है। ठीक है, इट्स अ रियल नो, रियल इमेज इज नॉट फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इसके लिए आप स्लेट की क्लासेस पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे कंप्लीट गाइड है, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में आपको प्लेन मिरर डिटेल से मिलेगा। इट्स वर्चुअल एंड अपराइट, दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर। रियल तो बिल्कुल भी नहीं है, वर्चुअल एंड स्मॉलर देन, बिल्कुल भी स्मॉलर नहीं है। सो द राइट आंसर इज वर्चुअल एंड अपराइट, आंसर बी इज द राइट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। A ray of light passes into a block of transparent material as shown. What is the refractive index of this transparent material? ठीक है, अच्छा बच्चों, वो आपको ना थोड़ा सा पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप पागल तो नहीं है ना, नहीं है ना आप पागल। ठीक है, आपने जो भी एंगल्स लेने हैं वो एंगल्स आपने लेने हैं नॉर्मल के रिस्पेक्ट्स। ठीक है, आपको जो एंगल्स गिवन है वो नॉर्मल के रिस्पेक्ट से नहीं है। सो आप नॉर्मल के रिस्पेक्ट से अगर आप एंगल फाइंड आउट करेंगे, ये वाला एंगल, तो आपने करना होगा 90 - 35, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 55 डिग्रीज और ये बाद वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्रीज, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन द लाइट रेज एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, इट्स फॉर्मूला इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, साइन 55 डिवाइडेड बाय साइन 30, साइन 55 डिवाइडेड बाय साइन 30। सो साइन 55 डिवाइडेड बाय साइन 30, मेरे पास आंसर आ रहा है 1.64, 1.638 आ रहा है, 3SF में it is 1.64. The right answer is option C. याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कोई बच्चा ये वाला आंसर भी निकाल के बैठा होगा, ए वाला, अगर उसने साइन आर ओवर साइन आई किया है, अगर उसको याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से लेस नहीं होती, तो कभी भी वो ऑप्शन ए को टिक नहीं करेगा। सो यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन सी विच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें भी जो लाइट है उसकी बेंडिंग हो रही है। द डायग्राम शोज द लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्ट्रेट एज ऑफ अ semicircular glass block after passing through it. Which diagram shows the refraction and angle of incidence equal to the critical angle? जी बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल तब होता है जब रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द नॉर्मल जाए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज हो। याद रहे, ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। सो ये डायग्राम सी है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, सो इस वक्त जो आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाएं। हमने हाफ से ज़्यादा पेपर कर लिया बच्चों। ठीक है, हम देखेंगे हम इस टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं तो समझा के कर रहा हूँ ना आपको, तो आपने तो सिर्फ करना है, तो आपको मेरे से कम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग क्रैक्स और फ्लॉज इन द मेटल कंपोनेंट? ठीक है, एमर्शियम 241 एंड अल्फा एमिटर। जी बच्चों, अल्फा एमिटर यूज ना करें, बिकॉज अल्फा एमिटर जो है वो बड़ी जल्दी से स्टॉप हो जाता है एयर, बिकॉज इट्स रेंज इज जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स इन एयर। ठीक है, कोबाल्ट 60, a gamma emitter with half life of 5 years,
जी बच्चों, इसकी जो रेडिएशंस है वो जल्दी से डिप्लीट नहीं होंगी, जल्दी से रिड्यूस नहीं होंगी, और गैमा रेडिएशन जो है वो ठीक ठाक डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकती हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। रेडियम एंड अल्फा मीटर तो यूज़ करना ही नहीं है। बेरियम 137 अ गैमा मीटर विद हाफ लाइफ ऑफ 3 मिनट्स। बच्चों 3 मिनट्स का मतलब ये है कि इसकी रेडियो एक्टिविटी बड़ी जल्दी रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाएगी। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए यूज़फुल नहीं है, बिकॉज इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है। सो द राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्ट्रासाउंड इज अ टाइप ऑफ साउंड वेव्स दैट इज नॉट ऑडिबल टू द healthy ear, human ear. Which range of frequencies contain only ultrasounds? Only ultrasound का मतलब है कि ये सारी की सारी frequencies जो हैं वो audible range of frequency से ज़्यादा होनी चाहिए. So these frequencies must be greater than 20 kilohertz. So 20 kilohertz से greater वाली frequencies कौन सी हैं? ठीक है, ये वाली 30 kilohertz to 30 megahertz. So the right answer is option D. Next question देखिए, question number 24. What proves that metal bar is a permanent magnet? बच्चों, मैग्नेट चेक करने के लिए हमेशा रिपल्शन टेस्ट होता है कि ये नॉन मैग्नेट के एक पोल को तो अट्रैक्ट करेगी लेकिन एक पोल को रिपेल भी करेगी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट रिपेल्स वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट. ये तो याद रखना है कि आपके पास रिपल्शन टेस्ट होता है फॉर अ बार मैग्नेट फॉर अ परमानेंट मैग्नेट. जी बच्चों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. The diagram shows a bar magnet and 4 labeled arrows. ठीक है, which arrow shows the direction of magnetic field and the point where the arrow is shown? जी बच्चों, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड उसका पैटर्न भी पता होना चाहिए कि ये कर्व लाइंस फॉर्म करती हैं लाइक दिस लाइन एंड दिस लाइन, एंड द एरो इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, अच्छा, अब इस पॉइंट पर ए पर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज नॉर्थ से लाइन अगर इनिशिएट हो रही है इट मस्ट बी टूवर्ड्स लेफ्ट, ये तो नहीं हो सकता. साउथ पे लाइन टर्मिनेट होती है तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकती, ऑपोजिट डायरेक्शन है. अब रहेगी बात बी और डी की, तो आप देखें कि नॉर्थ टू साउथ ये वाली लाइन जो है ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है डी के एरो को. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अ शू बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन व्हेन इट रब्स अगेंस्ट अ कारपेट. ठीक है जी बच्चों, एक जनाब ये कारपेट है, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ कि ये आपके पास जनाब ये कारपेट है और आपके पास एक शू है. ठीक है, ब्लैक शू. ओके, व्हाट हैपन्स एज द शू बिकम्स चार्ज्ड? जी बच्चों, शू के ऊपर कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है. और कारपेट के ऊपर कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स शू से मूव हुए टूवर्ड्स द कारपेट. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. नाउ योर शू इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कारपेट पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कारपेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. व्हाट हैपन्स टू द शू बिकम्स नेगेटिवली चार्ज? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द कारपेट. बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द शू. नहीं, अगर शू के ऊपर ट्रांसफर हुए होते तो शू के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि शू बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द कारपेट. ठीक है, ऑप्शन सी और डी भी देख लें. पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपने घबराना नहीं है. ठीक है,
metal conductor is connected between the positive and the negative terminals of battery. ठीक है जनाब, आपके पास एक बैटरी, ये आपके पास एक बैटरी है, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला और एक इसका नेगेटिव टर्मिनल है ये वाला. ठीक है, मेटल कंडक्टर इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. तो ये आपके पास मैंने रेड कलर का एक मेटल कंडक्टर ड्रॉ कर दिया है. विच रो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैट फ्लो इन द कंडक्टर एंड देयर नेम. बच्चों याद रखना, हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कर सकते हैं, बेशक वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो, चार्जेस का चैप्टर हो, बेशक वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कहाँ से कहाँ पे मूव करते हैं? फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, so this is the direction of flow of electrons from the negative terminal of battery towards the positive terminal of battery. So the answer is option D, from negative terminal to positive terminal, and the thing that is flowing is electrons. ठीक है, next question देखें, question number 28. Three identical cells are connected in parallel to a resistor. बच्चों याद रखना, सेल्स जब भी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो ईएमएफ सेम रहती है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, और एक बैटरी के ऊपर लोड जो है वो कंपैरेटिवली कम आता है. ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग 3 सेल्स इन पैरेलल रादर देन यूजिंग अ सिंगल सेल? ईच सेल प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी. नहीं, अब तो एक सेल पे कम लोड आ रहा है. ईच सेल सप्लाइज मोर चार्ज. नहीं, अगर चार्ज स्टोर्ड फिक्स्ड है तो वो उतनी ही चार्ज सप्लाई कर सकता है, ज़्यादा चार्ज सप्लाई नहीं कर सकता. ईच सेल टेक्स लॉन्गर टू डिस्चार्ज, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है. दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर. द ईएमएफ इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ सिंगल सेल. नहीं बच्चों, ईएमएफ सीरीज में सेल को कनेक्ट करने से इंक्रीज कर सकती है, पैरेलल में ईएमएफ अनचेंज रहेगी. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्लेट की यूट्यूब क्लासेस पे कंप्लीटली कवर्ड है. ठीक है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, वहां से जाएं, लर्न करें और उसको प्रैक्टिस करें, आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी. Have a look at next question, which is question number 29. A student has 315 ohm resistor. She connects the resistor together in different arrangements. What is the minimum resistance and what is the maximum resistance of the arrangements that the student can produce? बच्चों याद रखना, हमेशा मैक्सिमम रेजिस्टेंस आती है सीरीज से. ठीक है, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंसेस सिंपली ऐड होती हैं ना. ठीक है, तो जब आप 15 + 15 + 15 ओम्स करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा? 45 ओम्स. दिस इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस. ठीक है, और याद रखना, हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल से आती है, कि आप तीनों रेजिस्टर्स को, रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2 और रेजिस्टर 3 इन पैरेलल रेजिस्टर में लगा दें. तो आप जनाब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/15 + 1/15 + 1/15. यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आएगी 5 ओम, विच इज द मिनिमम वैल्यू. नाउ यू नो द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज. तो minimum value of resistance is 5 ohms and the maximum value of resistance is 45 ohms. The right answer is option B. Right? Have a look at this next question. This is question number 30. The circuit diagram shows a variable resistor R connected in parallel to a lower section of the potential divider. ठीक है? Okay. ऊपर भी आपके पास एक वोल्ट मीटर है विच इज V1, नीचे भी आपके पास एक वोल्ट मीटर है विच इज V2. पोटेंशियल डिवाइडर आर द रेजिस्टर्स इन सीरीज. सो बेसिकली ऊपर वाला एक रेजिस्टर नीचे वाले दोनों रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द 2 वोल्ट मीटर रीडिंग्स व्हेन रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज्ड? बच्चों जब आप इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो नीचे वाले ओवरऑल पैरेलल की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और पोटेंशियल डिवाइडर में V इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, तो नीचे वाले वोल्ट मीटर की वोल्टेज रीडिंग बढ़ जाएगी और ऊपर वाले की वोल्टेज रीडिंग कम हो जाएगी. सो V1 विल डिक्रीज एंड V2 विल इंक्रीज.
सो द राइट आंसर सीम्स टू बी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पता है आपके सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसको भी बड़े अच्छे से, बड़े प्यारे अंदाज में इसको भी यूट्यूब पे कवर किया हुआ है, आप जाके ज़रूर देखें। द पावर कंजम्पशन ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज 1500 watts. The cost of 1 kilowatt hour electrical energy is 24 cents. What is the cost using microwave oven for 10 minutes? सिर्फ 10 मिनट इस्तेमाल करने में आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? बच्चों याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू पावर इन किलोवाट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स। पहले यहाँ से बच्चों सिंपली नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स फाइंड आउट करें। सो पावर इन किलोवाट्स इज 1500 वॉट्स डिवाइडेड बाय 1000, ये किलोवाट्स में कन्वर्ट हो गई है। मल्टीप्लाई करें जनाब इसको टाइम से, टाइम इज 10 मिनट्स, मिनट्स को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 60 से डिवाइड करके। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, ये 2 जीरोस इन 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गए, जो आपके पास क्या बचा? ये 10 इस 10 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा? 15 डिवाइडेड बाय 60, क्या बचा? 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25 किलोवाट आवर्स। ठीक है, अच्छा बच्चों आपने देखा होगा कि मैंने मैक्सिमम एमसीक्यूज में कैलकुलेटर यूज नहीं किया, इनफैक्ट 2 या 3 में यूज किया होगा, या शायद इससे भी कम में। तो बच्चों आपके पेपर्स इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि आप मैक्सिमम काम जो है वो मेंटल मैथ से कर सकते हो, ताकि आपका आधा ध्यान कैलकुलेटर पे ना रहे। हाँ, अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन आ रही है तो कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ करें, लेकिन ऐसे नहीं करना कि इधर पेपर देख रहे हैं, इधर कैलकुलेटर देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, कैलकुलेटर देख रहे हैं और आपका टाइम गुजर जाए। कैलकुलेटर को सिर्फ तब यूज़ करना है जब इसकी शदीद ज़रूरत पड़े, लेकिन लेके ज़रूर जाना है। आपके सारे के सारे पेपर्स, फिजिक्स के सारे पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, और मांगना नहीं है किसी से, मैं नहीं दूंगा अपना कैलकुलेटर। What is the cost of using microwave oven for 10 minutes? जी बच्चों 1 यूनिट की या 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 24। तो अगर आपने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है वो होगी नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स विच इज 0.25 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट या कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर विच इज कमिंग आउट टू बी 6 सेंट्स। ठीक है, answer is option A. Let's move on to the next question. A coil of wire above a magnet is dropped. ठीक है, as the coil falls over the magnet, the EMF is induced across the coil. What does not affect the magnitude of EMF induced in the coil? Changing the number of turns, changing the height, changing the direction of magnet, changing the strength of field. जी बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगी, हाइट इंक्रीज करने से द कॉइल विल फॉल विद ग्रेटर स्पीड, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन लेसर टाइम, जिससे ईएमएफ बढ़ेगी। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट से ईएमएफ नहीं बढ़ेगी। सो ये ऑप्शन सी आंसर है। क्या चेंज आएगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ में चेंज आएगा, वो रिवर्स हो जाएगी। एंड लास्टली चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब आप इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज 33. The results of alpha particle scattering experiment give evidence for which of the following? Nuclear fusion? No. Radioactive decay? No. The existence of isotopes? No. The size of a nucleus? Yes. That the size of nucleus is very very small as compared to the size of whole atom. और जो आपका एटम है ये एक मैसिव एम्प्टी स्पेस होती है और सेंटर में एक छोटू सा इत्तू सा एक न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34. न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कोबाल्ट। नीचे जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 27 और ऊपर जो एटॉमिक मास है दैट इज 59। इसको आप न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस? इट हैज़ बच्चों
जो नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है ये इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 27 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर न्यूक्लियन नंबर विच इज़ 59 माइनस 27. वैसे मैंने आपको कहा था कि मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा और अब मैं खुद कैलकुलेटर यूज़ करने लग गया हूँ. ओरल कैलकुलेशन से कर लूँ. इसका आंसर होगा 27 प्लस यार इधर से करता हूँ मैं 59 माइनस 27 32. वैसे भी मैंने 32 ही कहना था. आंसर इज ऑप्शन ए 27 प्रोटॉन्स एंड 32 न्यूट्रॉन्स. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The only stable isotope of gold has 37 protons and 118 neutrons in the nucleus of an atom. How many electrons are there in a neutral atom? बच्चों याद रखना जो भी एटम न्यूट्रल होता है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है. ठीक है. सो अगर 79 प्रोटॉन्स हैं तो एग्जैक्टली 79 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दैट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जितना पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन है उतना ही नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. नेट चार्ज इज 0. जी बच्चों इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो काफ़ी लंबी नज़र आ रही है मुझे. सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप विद वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ इज प्लेस नेक्स्ट टू द डिटेक्टर. बच्चों याद रखना जब वो क्वेश्चन में कहे ना वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ तो इसका मतलब है ओवर फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स या इवन फ्यू डेज उसका काउंट रेट चेंज नहीं होगा बिकॉज इट हैज़ लॉन्ग हाफ लाइफ. ये ईयर्स में भी हो सकती है. ठीक है. शीट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर इंसर्टेड one at a time between the radioactive sample and the detector. The background count is subtracted from the readings on the detector and corrected count rates are recorded in the table. तो बच्चों को कह रहे हैं कि जो भी सारे के सारे काउंट रेट्स लिखे हुए हैं इसमें से बैकग्राउंड काउंट को माइनस ऑलरेडी किया हुआ है. अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन को टाइम करने के लिए पहले आप याद रखो कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं अगर आपने उनको ब्लॉक करना हो ठीक है तो वो शीट ऑफ पेपर से ब्लॉक हो जाते हैं. ठीक है. अगर आपने बीटा पार्टिकल्स को ब्लॉक करना है तो वह एल्यूमिनियम फॉयल या एल्यूमिनियम शीट से ब्लॉक हो जाएगी. ठीक है. और अगर आपने गैमा को भी ऑब्जॉर्ब करना है तो वो थिक लेड शीट से ऑब्जॉर्ब होंगे. ना पेपर से ना फॉयल से सिर्फ लेड शीट से ऑब्जॉर्ब होंगे या कंक्रीट से ऑब्जॉर्ब होंगे. ठीक है. सो जब नो शीट इंसर्टेड है तो काउंट रेट मैक्सिमम आ रहा है. ठीक है. थिन एल्यूमिनियम शीट से क्या हुआ. थिन एल्यूमिनियम शीट से पार्टिकल्स ब्लॉक हुए. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अल्फा भी ब्लॉक हो गया गैमा भी ब्लॉक हो गया. इसका मतलब सॉरी अल्फा भी ब्लॉक हो गया बीटा भी ब्लॉक हो गया. अगर अल्फा था तो ब्लॉक हो गया बीटा तो ब्लॉक होगा ही होगा. थिन शीट ऑफ पेपर से काउंट रेट रिड्यूस नहीं हुआ इनफैक्ट इंक्रीज हो गया है. 450 से 452 हो गया है. नाउ हाउ यू विल जस्टिफाई दिस इंक्रीज इन द काउंट रेट. बच्चों याद रखना रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस तो रीडिंग कम ज़्यादा हो सकती हैं. ठीक है. कभी 450 है तो 452 453 भी हो सकती है और 449 और 448 इसको हम कॉन्स्टेंट ही एज्यूम करेंगे बिकॉज यू हैव टू इंटीग्रेट द रैंडमनेस इन द प्रोसेस. तो थिन पेपर शीट से अल्फा जो है अब्जॉर्ब नहीं हो रहे. इसका मतलब ये है आउट ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा अल्फा पार्टिकल्स इस सोर्स में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. बीटा पार्टिकल्स हैं बिकॉज शीट ऑफ एल्यूमिनियम से पार्टिकल्स रुक रहे हैं और थिन लेड शीट से फर्दर काउंट रेट रिड्यूस कर रहे हैं तो गैमा रेडिएशन भी प्रेजेंट हैं. विच टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सैंपल. बच्चों बीटा रेडिएशंस एंड गैमा रेडिएशंस. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. राइट. हैव अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ फिशन रिएक्टर फिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो रहा है फॉर्मिंग टू स्मॉलर एंड स्टेबल न्यूक्लियाई. विच पार्टिकल कॉजेज अ यूरेनियम 235 टू स्प्लिट. बच्चों एक न्यूट्रॉन जो होता है वो इस रिएक्शन को ट्रिगर करता है. सो द आंसर इज सी. इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा. ठीक है. और याद रखना कि रिजल्ट में क्रिप्टॉन बनता है बेरियम बनता है अलॉन्ग विथ 3 एडिशनल न्यूट्रॉन जो कि
आगे इस चेन रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडरेटर्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा बच्चों, आप कैडमियम और बोरॉन को यूज करते हैं ताकि एडिशनल न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर सको और द रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल कर सको। सो ऑप्शन डी को देखें, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शन। सो बेसिकली आप रिएक्शन के रेट को जो है वो रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द सन रेडिएट मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी। ठीक है बच्चों, मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी याद रखना, सन विजिबल लाइट भी एमिट कर रहा है, ठीक है। सन जो है वो अल्ट्रावायलेट भी ट्रांसमिट कर रहा है, इंफ्रारेड भी रेडिएशंस कर रहा है, लेकिन बच्चों मैक्सिमम अमाउंट जो होती है वो हीट की होती है। और कौन सी रेडिएशंस हीट के साथ एसोसिएटेड है? इंफ्रारेड रेडिएशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। एंड नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन। यार इसकी स्टेटमेंट तो बहुत लंबी है, ठीक है। 4 stages of the cycle of a star are shown until it becomes red giant, ठीक है। तो बच्चों इसमें तो आपको सीक्वेंस ही याद होना चाहिए, एंड दैट सीक्वेंस इज XWZY। मैं आपको बताता हूं कैसे। X देखें, सबसे पहले इंटरनल ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है, ठीक है। क्या होता है कि डस्ट और गैस मॉलिक्यूल्स लार्ज ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अट्रैक्ट टुगेदर होते हैं विद लार्ज स्पीड, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोस्टार। उसके बाद इनवर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस बिटवीन द आउटर फोर्स, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। अब क्योंकि गैस की कलेक्शन है तो एक आउटर ब्रस्ट, एक आउटर प्रेशर भी होता है उस गैस का। उसके बाद जो स्टेप होता है दैट इज मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हीलियम, ठीक है। ये ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ अ स्टार होता है जो कि इस वक्त सन में हो रहा है, एंड दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ग्रेजुअली हाइड्रोजन फ्यूज होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, हीलियम प्रोड्यूस होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द सराउंडिंग्स। सन भी उस एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है, इसका मतलब है अर्थ पे जो एनर्जी आ रही है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एंड लास्टली इट एक्सपैंड्स, ठीक है, अपने लाइफ साइकिल के एंड पे ये एक्सपैंड करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जी बच्चों, ऐसा करके हमने पूरा का पूरा पेपर जो है कंप्लीट कर लिया, और आपने अपनी स्क्रीन्स पर देखना है, इस वक्त टाइम वाली बार पे देखना है कि आपने इस पेपर को कितने टाइम में कंप्लीट किया। होपफुली आपने भी सारे के सारे एमसीक्यूज ठीक से अटेम्प्ट किए होंगे। सो हमारा स्लेट का गोल ही ये है कि बच्चों आपको हर तरह से असिस्ट करें सो दैट यू कैन बी द लीडर्स, द फ्यूचर लीडर्स, और आप नॉलेज में भी एक्सेल करें और आप एक अच्छे पर्सनालिटी के मालिक बनते जाएं। और ये चीज़ें जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आई होप कि अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल होंगी। यू कैन ऑलवेज लीव योर कमेंट्स। आप बता सकते हैं कि आप कौन से पेपर्स करना चाहते हैं, आगे कौन से टॉपिक्स कवर अप करना चाहते हैं, कहाँ पे हम ज़्यादा एम्फेसिस करें। सो आप स्लेट को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।